नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं बिहार की, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में पहुंचकर हंगामा किया और कुर्सियां पटकी। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उधर तेजस्वी यादव ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर तरह के आरोपी को हार पहनाकर गले मिल रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनका नाम चार्जशीट में जानबूझकर जोड़ा गया। चार्जशीटेड व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाकर चार्जशीटेड व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाकर घूम रहे हैं। बहुत सिद्धांत और नीति की दुहाई देते थे। कई जदयू के मंत्री को भी तुरंत में इस्तीफा लिया। उसके पूर्व में भी कई लोगों को, जीतन राम मांझी जी से लेके कई लोगों का इस्तीफा एक दिन के अंदर हो गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है? तो बिहार की जनता सब चीज देख रही है कि ये लोग जो है जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र मकसद है केवल हंगामा करना और सदन को ना चलने देना। कभी भी कोई भी ऐसी बात, तार्किक बात या बहस इनके नेता करते नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। हम लोग तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि भाई सारे सवालों का हम लोग जो है जवाब देंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता कहते हैं कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ ले लिया। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? और बिहार में जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, हमने देखा कि बीजेपी लगातार दबाव बढ़ा रही है नीतीश कुमार पर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि पिछली बार भी जब नीतीश आरजेडी के साथ गए थे और तब जब ये आरोप तमाम इस तरह के लगे थे, तब जिस तरह का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी ने बनाया था, उसके बाद नीतीश कुमार को अपना जो दोस्ती थी आरजेडी से वो तोड़नी पड़ी थी। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर, उनका नाम जिस तरह से चार्जशीट में आया उसे लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है? देखिए, बीजेपी कोशिश तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि 2017 में जैसे उन्होंने ये मुद्दा बनाया था और इसी आधार पर जब ये एफआईआर दर्ज हुआ था, तो उसी आधार पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ संबंध तोड़े थे। लेकिन ये भी वो मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी एक सच है कि 2017 से 2022 के दौरान जो है सीबीआई ने इस मामले में भले ही लालू यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट किया हो, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ उस समय तक कार्रवाई नहीं की थी अखिलेश, जब तक कि नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती एक बार फिर बढ़ी। उनका कहना है कि एक तरह से वो कितना भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करें, लेकिन इस पूरे जांच का जो टाइमलाइन है, जैसे ही नीतीश कुमार पिछले साल इफ्तार में गए, उसके तुरंत बाद छापे पड़े, और उनका ये भी कहना है कि अगर उस 5 साल के दौरान कार्रवाई होती तो शायद उनका एक स्ट्रॉन्ग केस बनता। लेकिन अब दिक्कत यह है कि तेजस्वी यादव घूम घूम के पिछले 2 महीनों से सबको कह रहे थे कि उनका नाम इस चार्जशीट में आने वाला है, और जब इस मामले में जांच भी शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने एक से अधिक बार, उन्होंने बार बार कहा है कि इस मामले की जांच या तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ हो या उनके घर पर छापेमारी हो, वो इसलिए हो रही है कि वो उनके साथ आए, यानी कि उनको नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर राजनीतिक संबंध कायम करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और इस बार भी अखिलेश जब चार्जशीट हुआ तो आरजेडी से ज्यादा इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के नेता
खासकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इस मामले में काफी मुखर रहे और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भी रहे हैं। और कल भी नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। बीजेपी की दिक्कत यह है कि हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं, पिछले हफ्ते की जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद से जो उनका इस्तीफे मांगने का जो दौर है या विधानसभा के अंदर भी जो हंगामा कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वो एक तरह से एक वीक पॉइंट पे है। उनके नेता खुद कहते हैं कि जिस प्रकार से छगन भुजबल हो या प्रफुल्ल पटेल के को एक तरह से उनके साथ दोस्ती की गई है, उनके साथ गठबंधन बनाया गया है, वैसे में नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगने की जो उनकी पूरी कवायद है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए आप सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि उनके लिए पॉलिटिकल ब्लेसिंग यह है कि इस मामले में जो गठबंधन के जो भी साथी हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआईएमएल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सभी का कहना है कि तेजस्वी यादव का नाम जानबूझकर डाला गया है कि उनके खिलाफ नीतीश कुमार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो, इसलिए उनके खिलाफ उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मुद्दे पर जैसा मनीष बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सभी सहयोगी दलों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर इसे एक आगे बड़ा मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को घेरती रहेगी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आखिर उनका अपना क्या स्टैंड है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कि जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र और बिहार दोनों की राजनीति लगता है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई दिख रही है। वहां पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा, तो खुद फडणवीस ने उन्हें कलंक का पीलिया बताया और इलाज कराने की सलाह दी। खास बात है कि इस तरह के विवादों से दूर रहने वाले बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे की निंदा की है। महाराष्ट्र की राजनीति में कलंक पर कलह जारी है। अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे? उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक बोला तो बीजेपी बिफर पड़ी है। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। अमूमन इस तरह के विवादों से दूर रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे के बयान की निंदा की और राजनीति में भाषा के स्तर को बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन खुद बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर का अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा। प्रवीण दरेकर ने उद्धव ठाकरे को मातोश्री का कलंक करार दिया। टिट फॉर टैट, देवेंद्र जी के ऊपर अगर इसी तरह का नीचे स्तर का बयान करोगे और हम चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सुसंस्कृत पार्टी है, हम अच्छी राजनीति करते, देवेंद्र जी राज्य के सुसंस्कृत नेता है। इसका मतलब उसको जाके कुछ भी कोई बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा, जशास तसं उत्तर दिलं जाईल। बीजेपी के हमले को देख लगा कि उद्धव ठाकरे अपने बयान का बचाव करेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से ही सीधा सवाल कर डाला। क्या मैंने गलत लैंग्वेज क्या गलत है? बोला गया है जो सबने कहा। नहीं, मैंने तो अभी भी दोहराई ना भाषा। कलंक का मतलब क्या होता है? क्या इसमें मैंने गाली गलोच कहा की? जो मैंने जिस शब्द में मला त्यांनी जे काय म्हटलं ते चालतं काय? वो चलता है आपको? हाँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, उस बारे में वो मेरी मजाक उड़ा रहे, वो चलता है? वो कौन सी संस्कृति है? शिवसैनिक बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो। सोमवार को नागपुर में उद्धव ठाकरे के बयान के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर बताया कि कलंक किसे कहते हैं, लेकिन मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उद्धव को इलाज की जरूरत है। हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। शायद इस परिस्थिति के कारण उनके सोच के ऊपर बहुत विपरीत इस प्रकार का परिणाम हुआ है और इसलिए जब ऐसी मानसिकता में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर रिएक्शन नहीं दी जाती, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूं। राजनीति में नेताओं की जुबानी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से भाषा का असर गिरा है उससे तो राजनीति ही कलंकित होती दिख रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब फास्ट ट्रैक सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से तय की गई है। सुनवाई सुबह 10:30 बजे से हफ्ते में 3 दिनों तक यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले के संवैधानिक पक्ष की ही सुनवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्र की ओर से कल दाखिल नए हलफनामे पर सुनवाई नहीं होगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।